सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत लिए जाने वाले सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत लिए जाने वाले राज्य स्तरीय ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज का हमारा विषय है हिंदी. तो आज हम हिंदी इस विषय को पीपीटी के माध्यम से सीखने जाने वाले हैं. इसलिए अभी मैं पीपीटी चालू करती हूँ. तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी सुलभ भारती. आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही बच्चों? हाँ टीचर. हाँ. और विषय है बच्चों हमारा हिंदी. ठीक है. और आज का दिन है बुधवार और आज का जो दिनांक है वो है 8 दिसंबर 2021. तो सबसे पहले हम आज के तासिका की शुरुआत करते हैं. और मेरा नाम है बच्चों, आज का मैं अपना परिचय देती हूँ. मेरा नाम है श्रीमती सावित्री उरकुड़े और मेरे स्कूल का जो नाम है वो है आदर्श नगर मनपा हिंदी शाला और जो जी दक्षिण वार्ड के अंतर्गत आती है. और हमारे मार्गदर्शिका मैडम है श्रीमती कांचन गोसावी जो कि हमारी विभाग निरीक्षिका है. और हमारे इस तकनीकी कार्य में मदद करने वाली हमारी मैडम है श्रीमती रेखा कुपवड़ेकर, जिसके माध्यम से हम लोग यह जो हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वह चलते हैं. तो बच्चों, आज की हमारी जो कक्षा की शुरुआत है वह आज के सुविचार के से करते हैं. और आज का सुविचार पढ़ो बच्चों. कौन पढ़ेगा? समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ न करें क्योंकि दोबारा न करे. ये मौका देते तो आज का जो हैं. हमारा सुविचार है वह है समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ न करे क्योंकि ये दोनों दोबारा न आते हैं न मौका देते हैं. इसका अर्थ होता है बच्चों, जैसे समय जो है उसका यदि हम अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, लापरवाही के साथ करेंगे, तो एक बार ये हाथ से निकल जाने के बाद वह दोबारा आता नहीं है और ना ही ये दूसरा हमें अवसर देता है. उसी प्रकार से जो शब्द है उसका भी उपयोग हमें एकदम अच्छे से करना चाहिए, सरलता पूर्वक करना चाहिए. यदि हम उसका उपयोग लापरवाही के साथ करेंगे तो ये भी दोबारा नहीं आएंगे और ना ही इसका हम जो दूसरा उपयोग कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे बच्चों आज का दिन विशेष. तो आज की तारीख हमने देखा कि आज की तारीख है 8 दिसंबर 2021 और इसी दिन जिस दिन यानी 8 दिसंबर 1937 को मुंबई में पहली भारतीय डबल डेकर बस चलने लगी थी. आपने देखा है ये बस मुंबई में चलती है बच्चों, कुलाबा में सीएसटी की तरफ चलती है. देखे आपने? बैठे हो हाँ कभी? टीचर. हाँ. तो ये जो बस की शुरुआत है यह इसी दिन यानी आज के दिन 1937 में हुई थी. तो बच्चों आज हमारा जो पाठ है वह है शब्द संपदा और जिनके लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे. शब्द संपदा का अर्थ होता है शब्दों का खजीना. शब्दों का खजीना यह इसका अर्थ होता है. और इसको हम सबसे पहले लेखक के परिचय से देखेंगे. तो देखो बच्चों, यह है हमारे लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे. वह एक मराठी लेखक है. इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1942 को और वह कहाँ हुआ था? गुलबर्गा, जो कि कर्नाटका में स्थित है. और इनकी प्रमुख रचनाएं लगभग 65 पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया है और इन्होंने हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन इसमें उल्लेखनीय है. और इनका परिचय है बच्चों, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे समकालीन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार है. वे हिंदी के अध्यापक रहे हैं. वो एक टीचर भी थे. लेखक के साथ साथ वह एक टीचर थे. वह एक आलोचक एवं लेखक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं और एक आलोचक भी थे और लेखक भी थे. उन्होंने विभिन्न रचनाओं के लिए उन्हें विविध पुरस्कार से सम्मानित किया गया
है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर जो सूर्यनारायण रणसुभे जी है, वह एक प्राध्यापक यानी टीचर थे, एक उत्कृष्ट लेखक थे जो कि बहुत सारे लेख लिखते थे, अनुवादक थे। अनुवादक का मतलब होता है बच्चों एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादन करना यानी ट्रांसलेट करना, उसे अनुवादक कहते हैं। और समीक्षक का अर्थ होता है कि एकदम जो भी लेख रहता है, जो भी हमारी जो कहानी रहती है, निबंध रहता है, उसको एकदम बारीकी रूप से निरीक्षण करना है, उसको समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों यह जो एक हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक कहानी नहीं है, या फिर एक एकांकिका भी नहीं है, या एक कविता भी नहीं है, वह एक निबंध के रूप में है। तो निबंध क्या होता है, आपको पता है? निबंध निबंध लिखे हो बेटा आपने? हाँ मैम। हाँ, तो निबंध क्या होता है? निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उसका नि उसमें जोड़ेंगे बंध। इसका अर्थ होता है कि भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। तो निबंध किसे कहते हैं कि किसी भी एक विषय को पकड़ के, जैसे स्कूल चालू हो गई तो, या फिर नदी की आत्मकथा, ऐसे जो हम निबंध लिखते हैं तो उसमें एक एक पर्टिकुलर यानी एक विशिष्ट विषय रहता है, उस पर हम क्रमबद्ध रूप से लिखा रहता है, उसी के विषय में लिखा गया रहता है। तो बच्चों जो यह निबंध है, जो पाठ है हमारा, तो प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो ये जो निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहा है कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है, वो कितने ताकतवर होते हैं, उनकी शक्ति दिखाया है इस पाठ में। और इनकी संपदा यानी शब्द संपत्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह इस पाठ के माध्यम से इन्होंने लेखक ने बताया है। तो पाठ की हम शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारे पाठ का नाम है शब्द संपदा। तो सबसे पहले पाठ को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। तो बच्चों आपने देखा होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा चौथी पांचवी में, कि सबसे पहले मनुष्य कैसे रहता था? बंदर की जैसे रहता था। कैसे रहता था? बंदर की जैसे। बंदर की जैसे। वह जंगल में रहता था, ऐसे बिना पकाए हुए खाना खाता था, फिर उसमें अधिक से अधिक प्रगति होती गई, और उसके बाद जैसे अभी हम लोग हैं वैसे वो होने लगे। तो इसका श्रेय यानी क्यों ऐसा हुआ, कैसे प्रगति कैसे हुई मानव में? कोई बताएगा मुझे किस वजह से इतनी प्रगति हुई, इतना विकास हुआ मानव का? कैसे हुआ होगा बेटा? बाकी प्राणियों का तो विकास नहीं हुआ ना इतना, जैसे बंदरों का। जैसे जैसे काल बढ़ता गया वैसे वैसे लोग। क्या हुआ बेटा, बोलो? क्योंकि जैसे जो जैसे जितने हाँ काल बनता गया वैसे वैसे बंदरों को थोड़ी सी अक्ल आने लगी। हाँ, तो क्योंकि मस्तिष्क जो दिमाग रहता है वो बाकी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को अधिक रहता है, पता है आपको? हाँ है ना? टीचर। हाँ, बाकी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के अधिक मस्तिष्क रहता है, उनका दिमाग अधिक रहता है। ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों ने, अधिकांश लोगों ने उत्तर दिया है। पर लेखक क्या कहते हैं, उसी की वजह से यानी मस्तिष्क अधिक रहने की वजह से जो मानव है उनका विकास हुआ है। पर क्या होता है बच्चों, ये लेखक क्या कहते हैं कि यह जो उत्तर बताते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है, परंतु यह जो उत्तर है बच्चों यह अपूर्ण है, ऐसा लेखक कहते हैं। पूर्ण उत्तर क्या है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अभी बच्चों बताओ मुझे, मनुष्य को मस्तिष्क है, बाकी प्राणियों के बहुत सारे प्राणियों को भी मस्तिष्क है, परंतु बाकी प्राणियों में मनुष्य की जैसे भाषा नहीं है। भाषा तो होती है पर वो भाषा हमें समझ में नहीं आती।
तो जो भाषा है वह जो है, तो मनुष्य ने भाषा की सबसे पहले खोज की, इसलिए इतनी मनुष्य की प्रगति हुई है, क्योंकि भाषा की वजह से ही जो है वह हम अपना ज्ञान दूसरों को आदान प्रदान कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। उसी की वजह से जो इतनी प्रगति हुई है मानव की, तो वह प्रगति मस्तिष्क के साथ साथ भाषा की वजह से भी हुई है। और सभी जो दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भी भाषा के कारण हुआ है। ज्ञान शाखाओं मतलब जैसे मेडिकल ब्रांच है, और टीचर, इंजीनियरिंग, इतनी सारी जो शाखाएं होती है, ज्ञान शाखाएं जो पढ़ने की शाखाएं होती है। जैसे 11th के बाद, जैसे 10वीं होने के बाद तुम लोग कला शाखा में जाते हो, विज्ञान शाखा में जाते हैं, उसकी अनेक और छोटी छोटी शाखाएं होती है। तो इन सभी शाखाओं का जो विस्तार हुआ है वह हुआ है सिर्फ भाषा के कारण। तो भाषा का क्या अर्थ होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। यानी भाषा अगर हम बोलते जाएंगे तो उसका कुछ अर्थ होता है। जैसे मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, तो यह एक सार्थक शब्द यानी क्रमबद्ध शब्द है, क्रमों से लिखे गए हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, यदि मैं इसे ऐसा कहूंगी कि मैं रही जा, तो यह होगा क्या बच्चों? भाषा कुछ समझ में आएगा आपको? नहीं। नहीं। तो अगर हम क्रमबद्ध शब्दों में बात करेंगे तो वह होता है भाषा। उसके बाद देखेंगे बच्चों, यह एक निबंध है इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, पर अगर हम पढ़ते जाएंगे तो यह हमें समझ में आते जाएगा। तो शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। तो क्या होता है? भाषा है तो भाषा किससे होती है? शब्दों से होती है। तो क्या होता है? तो जो शब्दों का जो संसार, शब्दों का भी संसार होता है, वो बड़ा विचित्र अनोखा होता है। और शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी, हम लोग देखते नहीं कि शब्दों की ताकत क्या होती है, पर क्या होता है बच्चों? शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। यदि शब्द नहीं होते तो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। इसका अर्थ देखेंगे तो देखो, यदि हम किसी से प्यार से बातें करेंगे, तो हम उसके साथ अच्छे से वार्तालाप यदि करेंगे, तो वह हमें प्रिय होता है। कोई भी व्यक्ति वह हमें जोड़ने का प्रयास करता है। यदि हम उसके साथ ऐसे लड़ाई तरीके से बात करेंगे, या फिर ऐसे कटु शब्द का उपयोग करेंगे, तो वह मनुष्य हमारे साथ बात करने की इच्छा नहीं रखेगी, यानी वह हमसे नाता तोड़ते जाएगा। तो इसी का अर्थ होता है बच्चों कि शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। उसके बाद देखेंगे विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य उन्हें ही अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। तो जैसे विज्ञान सोचता है कि शब्द का तो कोई अर्थ ही, शब्द जो है वह तो एक चिन्ह मात्र है, निर्जीव ही है। पर जब मनुष्य क्या करता है, जब किसी शब्द को अर्थ बोलता है तो उसे एक अर्थ प्राप्त होता है। और जो शब्द है जो कि निर्जीव कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, तो वो जो शब्द है वह जीवंत हो जाता है। ये देखो, ये बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, तो उसके बाद देखेंगे जैसे कैसे जीवंत हो जाते हैं वह देखेंगे। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। देखो बेटा, जैसे शब्दों की शक्ति को यहाँ पर बताया जाता है कि शब्द कैसे जीवंत हो जाते हैं। जैसे देखो, जिस प्रकार से मनुष्य के विविध स्वभाव होते हैं, जैसे कोई मनुष्य बहुत क्या बोलते हैं उसे, रागिट, गुस्सेला होता है। कोई मनुष्य क्या होता है, दूसरों को हंसाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखे होंगे, टीवी में देखते हैं, जैसे चला हवा ये उदय मराठी में शो होता है, हिंदी में होता है कपिल शर्मा शो। उसमें बहुत, जो कपिल शर्मा होता है वह दूसरों को हंसाने का प्रयास करता है। तो कैसे हंसाता है, किस माध्यम से हंसाते हैं बच्चों? जोक के माध्यम से, शब्दों के हाँ, माध्यम से। जोक के माध्यम से हंसाते हैं। तो वह एक शब्द ही होते हैं, उनको जीवंत बनाने का काम ये लोग करते हैं, यह व्यक्ति करते हैं। जैसे चला हवा योद्धा में भी
भावुक कदम जो रहते हैं वह शब्दों के माध्यम से, शब्द बोलते तभी तो हमें हंसी आती है ना, आती है कि नहीं? तो जो हाँ स्वभाव, टीचर। हाँ, तो जो शब्द ही होते हैं जिसकी वजह से जो मनुष्य है उनके स्वभाव का हमें पता चलता है कि शब्द यदि हम अच्छे से, प्रिय शब्द है यानी जो मीठे शब्द होते हैं उसको यूज करेंगे तो पता चलता है कि जो मनुष्य का स्वभाव कैसे है। जैसे अगर मैं गुस्सेले स्वभाव से आपके साथ बात करूंगी तो ऐसा लगेगा कि ये टीचर गुस्सेली है। यदि मैं आपको प्रेम भाव से अच्छे से बात करूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि टीचर का स्वभाव कैसा है, अच्छा है। तो मनुष्य के स्वभाव उनके बातों से ही पता चलता है, शब्दों से ही पता चलता है। बहुत सारे लोग औरों को हंसाने का काम करता है, वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, औरों को तकलीफ भी देते हैं। यदि हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे, किसी को कटु शब्द बोलेंगे तो उस मनुष्य को तकलीफ होती जाएगी। तो इसलिए जो दूसरे व्यक्ति रहते हैं, हमारे सामने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हमेशा प्यार से बोलना चाहिए और अच्छे से वार्तालाप करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बच्चों, कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो क्या होता है बेटा, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कोई अगर हमें डांटने लगता है तो वह भी एक शब्द का ही इस्तेमाल करता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसे हमें रोना आ जाता है उन शब्दों को सुनकर। और कुछ लोग तो बड़े प्रिय होते हैं, यानी उनको प्रिय, जैसे हमारे मम्मी पापा जो हमारे साथ बात करते हैं तो वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, तो वो हमें प्रिय होने लगते हैं। और कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे जैसे कुछ गाने होते हैं, तो उनके शब्द इतने प्यारे लगते हैं हमें कि उन्हें बार बार दोहराने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं धोखा देने वाले होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कुछ भी अर्थ नहीं होता, कुछ अर्थ नहीं होता है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं बच्चों, जो कुछ कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं कि जो यदि हमें वो बोलने लगे तो उसे हम भूलते नहीं, वो हमेशा हमारे याद मन में रहता है कि उसने ऐसा कहा था, उसने हमें ऐसा कटु शब्द कहा था, ऐसा हमारे ध्यान में होते हैं। और कुछ शब्द तो बहुत ही सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं, जो हमें सुसंस्कृत होने का, सुसंस्कृत होते हैं वह शब्द। और कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, जैसे कोई हमें ऐसे भी कहते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में वो तो मिल ही जाएगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं करना चाहिए हमें, भाग्य के यानी नसीब के बलबूते पर हमें रहना चाहिए बच्चों, नहीं, मेहनत पे। हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बेटो, न्यूटन। न्यूटन पता है आपको? हाँ न्यूटन के बारे टीचर। में, हाँ टीचर, क्या किया बेटा न्यूटन ने, क्या याद है किसी को? टीचर? न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन कौन थे, पता है आपको? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो रहता है, जैसे कोई भी वस्तु यदि हम ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही आती है कि नहीं, नीचे कि ऊपर जाती है? नहीं टीचर, नीचे आती है। नीचे आती है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसकी खोज यह जो न्यूटन है, ये इस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखो बेटा, न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकल फेंकना चाहिए। तो देखो बच्चों, न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट था, ये वह एक वैज्ञानिक थे। यदि उन्होंने, जैसे एक बार वो क्या हुआ था, इनकी एक बात बता रही हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ था, यह एक एप्पल के पेड़ के नीचे सोए थे, तो क्या हुआ, वो जो सेब था वह नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि यह जो सेब है नीचे क्यों गिरा गिरा, ऊपर भी गिरना चाहिए। तो इसी के वजह से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी।
तो इन्होंने कहा बच्चों कि किसी भी काम, यदि हमें कोई भी काम सफल बनाना है, कोई भी काम करना चाहिए, तो उसके लिए हमें 90% की परिश्रम की आवश्यकता होती है। हमें मेहनत तो 90% करना ही करना है, और 5% जो रहता है वह हमें बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि नहीं होगी तो परिश्रम करके भी कोई फायदा नहीं होगा। थोड़े सा बुद्धि की भी हमें आवश्यकता होती है, और 5% जो होती है वह सहयोग की जरूरत होती है, यानी जो हमारा नसीब है, किस्मत की जरूरत होती है। परंतु हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी कठोर परिश्रम करने से ही हमें सफलता हासिल होती है। और जो शब्द हमें निष्क्रिय करते, जो हमें ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये आपसे काम नहीं होगा, जो हमें नकारात्मक शक्ति देते हैं, तो उन शब्दों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। उन शब्दों से हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। निष्क्रिय यानी जो हमें कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं देता, जो हमें कार्य करने में जो नकारात्मकता पैदा करता है, उसे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें हमें अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बेटा, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। तो कुछ भाषा, जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो जल्दी से दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। उसी प्रकार कुछ भाषाओं में ऐसे शब्द होते हैं, जैसे देखो बेटा, जैसे हम लोग मराठी बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश का प्रयोग करते हैं कि नहीं, जिसका हाँ हमें मराठी में हाँ टीचर। शब्द ही पता नहीं है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को तो हम डॉक्टर ही बोलते हैं कि नहीं। हाँ हाँ, तो डॉक्टर टीचर। बोलते हैं, नर्स बोलते हैं। ये जो शब्द है बेटा, ये इंग्लिश के शब्द है, जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये शब्द हमारे हमारे साथ, हमारी भाषाओं के साथ, हिंदी के साथ, चाहे मराठी के साथ इतने घुल मिल गए कि ऐसा लगता है कि यह जो शब्द है ये हमारी भाषा को ही शब्द है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के साथ घुल मिलते नहीं है। वैसे ही शब्द होता है, शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। जैसे हम लोग इंग्लिश में चाहे मराठी में बात करें, चाहे हिंदी में बात करें, चाहे तमिल में, कन्नड़ में, कोई भी भाषा में यदि बात करेंगे, तो उसमें जो बस है, रेल है, कार है, रेडियो है, स्टेशन है, ये सारे जो शब्द है वो हमारे इंग्लिश के शब्द है, और वो सभी भाषाओं में ऐसे मिलजुल गए हैं। ये थोड़ा सा निबंध टाइप है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, पर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। उसके बाद देखो, कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। क्या होता है बच्चों, देखो एक भाषा जो है तमिल, उसमें वो जो उस भाषा के जो शब्द है वो दूसरे भाषा में उपयोग नहीं होते हैं, यानी वो घुलते नहीं है, मिलते नहीं है, और दूसरे लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। वह सिर्फ द्रविड़ परिवार में यानी तमिल भाषा में ही इस्तेमाल किया जाता है। पर जो हिंदी के कुछ शब्द ऐसे जो बहुत कुछ मिलनसार है और हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, और वो अपने मूल रूप में ही जैसे है वैसे दूसरे स्थानों पर जाते हैं। उसके बाद देखो बेटा, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे अब हिंदी शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी से संस्कृत भाषा, जैसे देखो बच्चों, हिंदी में बहुत सारी भाषाओं का मेल है। जैसे संस्कृत भाषा के भी है शब्द, और अरबी भाषा के भी शब्द आए हैं, संस्कृत भाषा से भी आए हैं, और फारसी भाषा से भी आए हैं। तो ऐसे शब्द हम कुछ देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे हिंदी में कुछ शब्द भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने, जैसे हिंदी संस्कृत से आया है वर्षगांठ। वर्षगांठ यह जो शब्द है वह हिंदी और संस्कृत के शब्द मिलाकर बना है। मांग पत्र, यह भी एक हिंदी का शब्द है,
और संस्कृत का शब्द है, ऐसे शब्द यहाँ पर आए गए हैं। और कुछ हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द आए हैं, वह बहुत सारे शब्द जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो हिंदी में, हिंदी और अरबी भाषा के शब्द है, जैसे थानेदार। थाने यह एक हिंदी शब्द है, और दार यह एक अरबी और फारसी शब्द है, जिससे मिलाकर थानेदार यह शब्द बना है। उसके बाद किताब घर, किताब और घर इस शब्द से बनकर किताबघर शब्द है। और कुछ ऐसे फारसी शब्द है, जैसे अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, यह शब्द है जो फारसी भाषा से हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखेंगे बेटा अंग्रेजी शब्द से रेल यात्री, रेडियो तरंग, यह शब्द बने हुए हैं। तो और कुछ जैसे अंग्रेजी शब्द है, कोई बताएगा बेटा अंग्रेजी शब्द जो हम अपने मराठी और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं? बताओ बच्चों। मिक्सर, हाँ, मिक्सर और टीवी, टीवी। और मोबाइल, बेटा क्या? मोबाइल, लैपटॉप। हाँ, मोबाइल, लैपटॉप। ऐसे बहुत सारे जो अंग्रेजी शब्द है, उसका इस्तेमाल हम हिंदी में भी करते हैं, मराठी में करते हैं। जैसे पेंसिल, पेंसिल को पता है आपको मराठी शब्द? मराठी नहीं शब्द माहिती है टीचर। तुम्हाला? नहीं। वॉशिंग हाँ, मशीन। पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, टिकट, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसका अनुवादन हमें मराठी में भी नहीं पता, और अधिकतम लोगों को हिंदी में भी नहीं पता है। मुझे भी बहुत सारे शब्द है जो मुझे भी नहीं पता है, तो उसका इस्तेमाल हम जैसे कि वैसे ही अंग्रेजी में करते हैं। उसके बाद देखो बीमा पॉलिसी, यह एक शब्द है जिसका हम इस्तेमाल अंग्रेजी में करते हैं। तो देखो बेटा इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो देखो बेटा ये जो शब्द आते हैं दूसरे भाषाओं से, तो उसी के कारण जो हमारी हिंदी है उसका शब्द संपत्ति है, जो वोकैबुलरी पॉइंट है, वह अधिक बड़ा है, और जो हिंदी भाषा है वह समृद्ध हुई है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में जाते ही नहीं, उस शब्द का इस्तेमाल दूसरी भाषा में नहीं किया जाता है। उसके बाद देखो बेटा शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और आने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्धि होती है। समृद्ध यानी संपन्न होती है। दूसरों की भाषा जो है, दूसरों के जो शब्द है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी में हम इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द है इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो हिंदी भाषा है वह बहुत ही समृद्ध होती गई है, संपन्न होती गई है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, जैसे मैंने अभी बताया है इंग्लिश में पेंसिल के लिए हमारे पास प्रतिशब्द, उसके लिए दूसरा शब्द नहीं होता है, रेडियो के लिए नहीं होता है, टेलीविजन के लिए नहीं होता है, डॉक्टर के लिए नहीं होता है। कुछ कुछ शब्द पता होते हैं तो कुछ कुछ शब्द हमें नहीं पता होते हैं। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, जैसे मैंने अभी बताया है। जैसे अरबी से अमीर, कल, कलम, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू भाषा से हम लोग अखबार, अंदर, इमारत, गजल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और फारसी से अनार, चश्मा, जमींदार, नमक, बीमार, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, तो हमारी जो भाषा है वह एक संपन्न समृद्ध ऐसी बन गई है। तो जो शब्द आते हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसका इस्तेमाल हमारे हर रोज की दैनिक भाषा में होता है। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं को शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे देखो बेटा हमारे पास, हमारी हिंदी भी इतनी प्यारी है, हमारी मराठी भाषा भी इतनी प्यारी है कि जिसमें ऐसे कुछ शब्द है जिसका इस्तेमाल हमें अपनी ही भाषा में करना चाहिए। जैसे आता आपण मराठीमध्ये बोलतो, आई आणि बाबा, तर किती छान वाटतात ना मराठीमध्ये बोलायला, आवडतं की नाही? आई बाबा असे शब्द खूप छान वाटतात मराठीमध्ये बोलायला। पर हम लोग अभी क्या करते हैं, दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मम्मा, पापा, डैडी। तो इन शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे जो शब्द है माँ के लिए बहुत सारे शब्द है, माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू,
तो इन्हीं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम उसे मम्मा पापा कहेंगे तो उसका ऐसा अर्थ होता है कि हमारी जो सुंदर भाषा है, जैसे मराठी भाषा, चाहे मराठी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा है, तो इस इनके सुंदर शब्दों को हमें अपमानित करने जैसा होता है यदि हम उस शब्द की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे आई बाबा या फिर मम्मी पापा ऐसे शब्द के लिए दूसरे शब्द है, जैसे माँ पिता माता मम्मी माई अम्मा बाबा ऐसे शब्द है, तो उनके लिए हमें यदि इंग्लिश के मम्मी डैडी जैसे इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी भाषा का अपमान जैसे होगा। तो हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र बुद्धिमत्ता समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, यदि हम किसी के सामने अच्छे से बात नहीं करेंगे तो उससे हमारा स्वभाव का पता चल जाता है। हमारे मम्मी पापा ने हमें जो संस्कार दिए उसका हमें पता चल जाता है। जैसे किसी के साथ हम झगड़ेलू जैसे झगड़ा किए जैसे बात करेंगे तो बोलेंगे कि अरे इसके मम्मी पापा ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो हमें हमेशा दूसरों के साथ बात करते समय, शब्दों के उच्चारण करते समय हमें सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। उसके बाद देखो बेटा, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना यह एक कला होती है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। जैसे देखो बेटा, हम यदि बहुत बोलते जाएंगे पर वह अर्थपूर्ण नहीं होगा तो वह भी एक निरर्थक हो जाता है। और यदि हमें अर्थपूर्ण बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो वह जो एक कला होती है, एक कम से कम शब्दों में अच्छे से बात करना, अच्छे से बोलना, यह भी एक कला होती है। जैसे हम लोग देखो, जैसे आप लोग निबंध लिखते हो बच्चों, तो टीचर क्या कहती है, अच्छे से लिखो, अच्छी भाषाओं में लिखो और कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण लिखो, ऐसा हमें टीचर बताती है। तो वह भी एक कला होती है। और यह कला ऐसे ही प्राप्त नहीं होती कि चलो यह कला हमें ऐसे ही मिल गई, ऐसा नहीं होता बेटा। वह हमेशा पुस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य होती है। जैसे जैसे हम पुस्तकों का वाचन करेंगे तो वैसे वैसे हमें यह जो कला है वह हमें प्राप्त हो सकती है। पर क्या होता है, एक गलत शब्द यदि हम किसी से एक गलत शब्द भी बोलेंगे तो उससे क्या होती है, हमारे जो दोस्ती में है वो दरार पड़ सकती है। दरार पड़ने का अर्थ होता है दूरी बढ़ना, उसमें हमें झगड़ा या फिर कटुता निर्माण होती है। और अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है बच्चों। जैसे देखो, हमें किस समय किसके सामने और किस प्रकार से बातें करना चाहिए। जैसे हम जिस प्रकार से हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं उसी प्रकार से हम अपने जो मम्मी पापा होता है, जो हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसके साथ उनके साथ बात करते हैं बेटा, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, नहीं। करते हैं क्या? नहीं। उनके बोल चालने की जो रीति होती है, जो स्थिति होती है वो अलग होती है। तो हमें यह जो है शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसे हम सिर्फ ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है, कैसे किसके सामने कैसे बात करना चाहिए, तो ये कैसे प्राप्त होगा, अनुभव से। जिस अनुभव से प्राप्त सीख जाते हैं। मार्गदर्शन यानी कोई मार्गदर्शन करता है, जो कोई गाइड करता है, तो उससे हमें पता चलता है, सीखा जा सकता है। और हमेशा वाचन करना चाहिए बच्चों, वाचन से ही हम यह जो कला है यह प्राप्त कर सकते हैं और संस्कारों द्वारा हम सीख सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम प्रश्नों के उत्तर लिखो, जैसे हम परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं बच्चों, तो उससे हम सुंदर और उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से यदि लिखेंगे तभी हमें टीचर जो है मार्क अच्छे देते हैं और हमें अच्छे से अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। यदि हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, कोई शब्द का अर्थ न होते कुछ भी लिखेंगे, तो टीचर हमें मार्क्स देगी क्या? देगी क्या बच्चों टीचर हमें मार्क्स? नहीं। नहीं देगी। तो इसीलिए हमें अच्छे से सुंदर और कम से कम शब्दों में ही जो उत्तर है वह लिखना जाता है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अनाप शनाप शब्द बोलना यानी निरर्थक बातें करना। यदि हम कुछ भी बोलते जाएंगे किसी के भी सामने,
तो वह हमारा निरर्थक होता है, उसका कुछ भी कोई भी अर्थ नहीं होता है। उसके बाद देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है, सबके पास अपनी एक शब्द संपदा यानी क्या होता है, शब्द की संपत्ति होती है, सभी के पास वोकैबुलरी होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। अगर हमें अपना वो जैसे इंग्लिश में भी, जैसे बेटा देखो, इंग्लिश का भी हमें यदि स्पीकिंग सीखना है तो टीचर कहती है वोकैबुलरी बढ़ाओ, शब्द संपदा बढ़ाओ, उससे ही हम किसी भी भाषा को आत्मसात कर सकते हैं, किसी भी भाषा को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शब्द संपदा बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। और साहित्य साहित्य यानी ऐसे ही नहीं, कोई भी साहित्य तुम लोग पढ़ सकते हो, जैसे अखबार पढ़ सकते हो, कथा पढ़ सकते हो, कहानी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी जो किताबें वही पढ़ना चाहिए, बाकी किताबें भी उसका वाचन हमें करना चाहिए। अखबार पढ़ना चाहिए हमें, दूसरी जो कहानियां होती है, चुटकुले होती है, निबंध होते हैं, ऐसे पोयम्स होती है, वो सारे जो हमारे साहित्य की विधाएं होती है वह सभी पढ़ना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। शब्दकोश पता है बेटा आपको? शब्दकोश पता है बेटा? हाँ टीचर। क्या होता है बेटा शब्दकोश, क्या होता है उसमें? शब्दकोश का ढेर मतलब होता है, सारे इसमें शब्द। शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं। हाँ, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसका उच्चारण भी दिया जाता है। जैसे इंग्लिश के यदि हमें आपको शब्द पता नहीं होता तो उसका शब्द आप उसका जो शब्दों का अर्थ है वह डिक्शनरी में ढूंढते हो ना बेटा। अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो मोबाइल में भी हमें डिक्शनरी हाँ आराम से टीचर। मिल सकती है। हाँ, तो उसके लिए हमें विभिन्न अर्थ को जानने के लिए शब्दकोश भी पढ़ना चाहिए। यदि देखो बेटा, यदि तुम लोग शब्दकोश का एक एक पन्ना हर रोज पढ़ोगे और लिखोगे तो, और उसको ऐसे ही नहीं पढ़ना है, एकाग्रता से उसका शब्द ऐसे समझ कर पढ़ोगे तो क्या होता है, आपको शब्द संपदा आपकी बढ़ेगी, शब्द संपत्ति आपकी बढ़ेगी, हर रोज आपके जो शब्द होते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो क्या होता है, उसमें शब्द संपदा की शक्ति का आपको पता भी चल पाएगा और आप अच्छे से लिख पढ़ पाओगे। तो लो, अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो और तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो क्या करना है बेटा आपको, हर रोज अभी क्या पढ़ना है, हर रोज वाचन करना ही है आपको। आधा घंटा तो आपको हमेशा वाचन के लिए देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कक्षा की ही पढ़ाई करना चाहिए, अखबार भी पढ़ना है, दूसरी किताबें रहती है वह भी आपको पढ़ना है। और वाचन, हमेशा वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। और आज से आप लोग पढ़ना चालू करोगे कि नहीं हर रोज? हाँ पढ़ना मैम। शुरू करोगे बेटा, हाँ हर रोज टीचर। आपको 10 मिनट पढ़ना ही है। चाहे आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, मोबाइल में भी अब बहुत सारी स्टोरी की बुक्स डाउनलोड करके रख सकते हो और उसको पढ़ना चालू करोगे तो आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, यानी आपके पास जो शब्द संपदा है वो शब्दों का खजीना हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, लिख भी पाओगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे पाओगे, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ये हो गया बेटा हमारा पाठ। तो अभी हम देखो शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ पढ़ो बेटा। आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिकाल में आदिकाल में व्यथित होना, यानी व्यथित दुखी होना। दुखी दुखी होना। होना। प्रगति, प्रगति का अर्थ क्या होता उन्नति। है? उन्नति। उन्नति होना। उन्नीत। पूर्णत्व, पूर्णत्व यानी पूर्णता। 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 सार्थक, जिसका कोई, सार्थक यानी क्या होता है, अर्थ जिसका नहीं। कोई अर्थ हो। अर्थ नहीं। निष्क्रिय यानी निष्क्रिय। कृतिहीन। व्यवस्थित, निर्मम। और मिलनसार यानी मिलजुल कर रहने वाले। संयोजन यानी मिलाना होता है। समृद्ध बनना यानी धनवान होता है। निर्जीव जिसको कोई जान नहीं रहता, प्राणी। प्राणहीन। और उच्चारित यानी उचित कहा हुआ। का हुआ। जीवित। जीवित। जीवंत यानी जीवित होता है। और एकाग्रता यानी मन का स्थिर होना। तकलीफ यानी जो परेशानी होती है परेशानी। बात वाच्य यानी भी कि पढ़ना। उसके बाद हम मुहावरे देखेंगे। मुहावरे, दो मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। एक होता है दरार पड़ना यानी दूरी बढ़ना, किसी हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें दरार आ गई बोलते हैं तो उसमें दूरी बढ़ गई।
अनाप शनाप बोलने का अर्थ होता है निरर्थक बातें करना जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अभी वर्ग कार्य देखेंगे बेटा। देखो इसमें उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो अर्थपूर्ण, विचित्र, संपदा और मित्रता, इसमें से शब्द आपको इसमें लिखना है। अभी देखो पहला है, शब्दों का यह संसार बड़ा रिक्त स्थान है। विचित्र है, विचित्र हाँ है, वेरी गुड, विचित्र विचित्र है। है। कुछ शब्द किसी भी भाषा से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा? मित्रता, मित्रता कर लेते हैं। तीसरा है, रिक्त स्थान बोलना और लिखना एक कला है। कैसे बोलना और लिखना एक कला? बोलना और लिखना एक कला है। लिखना एक कला होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की एक रिक्त स्थान संपदा संपदा होती है। होती है, यानी एक क्या होती है? शब्द संपत्ति होती है। उसके बाद देखो बहुपर्यायी प्रश्न है बेटा। ये जो प्रश्न है आपको आपके जो दीक्षा ऐप है उसी से ली हूँ मैंने, यही देखेंगे। अभी दीक्षा ऐप में देखना है आपको खोलकर, ये जो पार्ट है जो आपके पुस्तक में QR कोड दिया है उसको यदि आप टच करोगे, उसको अगर स्कैन करोगे तो यह आपको बहुपर्यायी प्रश्न आपको दिखेंगे। देखो पहला है, देखो बेटा, शब्द संपदा पाठ के अनुसार मनुष्य की विकास यात्रा में किसका योगदान है? इसमें से देखो किसका योगदान है? शब्द मनुष्य के विकसित मस्तिष्क का, या फिर मनुष्य की प्रगति का, या मनुष्य की खुद का, भाषा, या फिर मनुष्य भाषा, मनुष्य की वेरी गुड भाषा की बेटा। खोज का। हाँ मनुष्य की भाषा की खोज का उसकी विकास यात्रा में योगदान है। निर्जीव शब्दों को कौन जीवंत बनाता है बेटा? बताओ। क्रमबद्ध संयोजन क्या बनाता है? क्रमबद्ध संयोजन। हाँ, हम कैसे शब्दों को अपने जीवन से निकाल बाहर कर देना चाहिए? जो हमें बुरे लगे, निष्क्रिय, जो हमें हमें निष्क्रिय करे। हाँ, क्योंकि जो हमें काम करने की यानी जिसका जो हमें नकारात्मकता लाते हैं उन्हें हमें बाहर फेंकना चाहिए। हमारी शब्द संपदा समृद्ध करने के लिए लेखक हमें क्या सुझाव देता है बेटा? क्या करना चाहिए हमें? ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करें। अभी देखो ये अनाप शब्दों का प्रयोग हानिकारक है। तो अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हानिकारक है, इसका मतलब क्या है बेटा? गंदा है। नहीं, गंदा है नहीं। निरर्थक बातें करना क्या होता है? निरर्थक बातें करना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ये आपको इसमें दिखेगा बेटा, किसमें? दीक्षा ऐप में दिखेगा आपको। अभी देखो ये कोरमा, काजल, कमाल और कुशल ये शब्द है, इनको जैसे शब्दकोश में लगाया है डिक्शनरी में लगाना है तो कैसे आएगा? उसको कैसे आएगा? पहला शब्द कौन सा रहेगा डिक्शनरी में? कमाल, काजल, फिर कुशल और कोरमा। वेरी गुड। हाँ, कमाल, काजल, कुशल और कोरमा, क्योंकि ये जो है शब्द है वो कैसे होते हैं? पहले अ वाले शब्द, फिर आ की मात्रा वाले शब्द, फिर ई की मात्रा वाले शब्द, और फिर ऐसे मात्रा के अनुसार वो शब्द लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी शिक्षक है, यह वाक्य को दूसरी तरह से लिखना चाहो तो कैसे लिखूं बेटा मैं? अच्छे वाक्य में मेरे बाबा शिक्षक है। मेरे बाबूजी शिक्षक है। ठीक है। उसके बाद देखो बस, बस यह शब्द किस भाषा से है बेटा? अंग्रेजी। अंग्रेजी, वेरी गुड, अंग्रेजी शब्द का है। तो अभी देखो बेटा, अभी मैं गृह कार्य दे रही हूँ आपको, ये आपको करना है। अभी देखो, जरा सोचो, चर्चा करो और निबंध लिखो। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो क्या होता? यह आपको, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे अगली तासिका में बताना है कि यदि तुम पशु पक्षियों की बोली समझ पाते तो क्या होता। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी मैं आपकी क्लास में आती हूँ। हाँ देखो बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा? शब्द संपदा, यह पाठ पढ़ा। और शब्द संपदा में क्या पढ़ा बेटा हमने? कि हमारी जो शब्द संपदा है वह कैसे बढ़ाना चाहिए, और हमारे जो शब्दों की शक्ति होती है वह कितनी होती है, यह हमें आज पता चला।
तो मुझे एक बताओ थैंक बेटा, यू टीचर। वाणी है वह कैसी होनी चाहिए? जो हमारी बोल चालने की जो स्थिति है शुद्ध, वो कैसी शब्द होनी चाहिए? संपदा। अच्छी, शुद्ध, शुद्ध होनी चाहिए और शब्दों में अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण होना चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए, है ना? और कैसे होनी चाहिए? अच्छी, अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब हमारी जो वाणी के है, जो हमें बोलचाल में है, ऐसे ही शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अभी बेटा, तो आज से आप क्या करोगे? आज से अभी नए साल आने वाला है, तो नए साल से अभी निश्चय करना है आपको कि आपको क्या करना है? पढ़ते जाना है, वाचन ही करना है। आज से पढ़ोगे ना आप लोग? वाचन करोगे कि नहीं? टीचर, हाँ, आज से आपको 10 मिनट वाचन के लिए ही देना है। उससे क्या होगा? आपकी जो शब्द संपदा है, आपकी जो शब्द संपत्ति है, उसमें वृद्धि होगी, विकास होगा। ठीक है बच्चों, फिर आज की तासिका हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।